देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पर मैंने जैसे कुछ नियम बताए हैं कि कोई ग्रह घटना बनने का स्रोत्र बनता है। अब ये घटना बनने का जो स्रोत्र बनता है, मान लीजिए शादी के संबंध में देख रहे हैं तो सप्तम भाव का उप नक्षत्र स्वामी ग्रह ही तो हुआ ना। हम उस ग्रह को लेते हैं, उसके नक्षत्र को लेते हैं और साथ ही उप नक्षत्र को लेते हैं। तो जो वो सप्तम भाव है जो विवाह को दर्शा रहा है, या नौकरी का भाव है जो छठा भाव दर्शा रहा है, या संतान का भाव है जो पंचम भाव दर्शा रहा है, तो इनका उप नक्षत्र स्वामी जो ग्रह है वो घटना बनने का स्रोत्र, नक्षत्र घटना का प्रकार। यहाँ पर एक चीज़ ये मान के चलिए कि ग्रह और नक्षत्र जो होते हैं, ये दोनों जो विषय हम देख रहे हैं, यदि उनसे संबंधित कोई भाव दे रहे हैं तो इसका मतलब प्रॉमिस है। जैसे सप्तम भाव का उपनक्षत्र 7, 2, 11 में से किसी का कारेश हो, तो सप्तम भाव का उपनक्षत्र स्वामी जो ग्रह है वो 7, 2, 11 में से अपने लेवल पर कुछ दे रहा है, या नक्षत्र लेवल पर भी कुछ दे रहा है, या दोनों में से किसी एक में कुछ दे रहा है, तो मतलब कि एक तरह से वो प्रॉमिस दे रहा है। उप नक्षत्र जो है यदि 2, 7, 11 में से किसी भाव को दे रहा हो तो हम कह सकते हैं कि वो लाभप्रद है। लेकिन 2, 7, 11 के साथ यदि मान लो 1, 6, 8, 10, 12 दे रहा है तो इसका मतलब ये है कि संभावित सुख में कमी मिलेगी। यदि 2, 7, 11 की जगह उप नक्षत्र पे सिर्फ और सिर्फ 1, 6, 8, 10, 12 या 6, 12 इस तरह से आ रहे हैं तो एक तरह से वो नेगेटिव है कि मतलब तलाक हो सकता है आगे जाकर, ये हम कह सकते हैं। बाकी क्योंकि प्रॉमिस मिलने के बाद 2, 7, 11 भावों के जो कारेश ग्रह हैं उनको हम लेते हैं, तो दशा स्वामी भी तो इसी तरह से महादशा को लेंगे तो वो भी एक ग्रह है, उसका नक्षत्र है, उसका उपनक्षत्र है। अंतरदशा को लेंगे वो भी ग्रह है, उसका नक्षत्र है, उपनक्षत्र है। तो कहने का मतलब ये नियम जो है यदि प्रॉमिस में उस प्रकार से हैं तो महादशा में यदि मान लो ग्रह नक्षत्र पर अच्छा भाव है, ठीक है, उपनक्षत्र पर भी अच्छा भाव है, तो वो महादशा स्वामी जो है अच्छा फल देने वाला है उस विषय में, तो उस विषय से संबंधित जातक को उस महादशा में अच्छा फल मिलेगा। अब जो अंतरदशा है, यदि अंतरदशा भी उसी तरह से अच्छा फल दर्शा रही है तो अच्छा मिलेगा। यदि अंतरदशा दोनों तरह के भाव दे रही है फिर उसमें उसका जो है उस महादशा में और उस अंतरदशा में उसका प्रभाव कुछ कम मिलेगा। और यदि बुरे भाव दे रही हैं यानी कि नेगेटिव भाव भी दे रहे हैं तो और मतलब खराब होगा। अब यहाँ पर देखिए, जहाँ पर नक्षत्र और उपनक्षत्र दोनों शुभ हैं, यानी कि नक्षत्र लेवल उपनक्षत्र लेवल दोनों ही विषय से संबंधित पॉजिटिव भावों को दे रहे हैं, तो जातक उस विषय से संबंधित सुख पाएगा। यदि नक्षत्र अशुभ है, उपनक्षत्र भी अशुभ है, तो उस विषय से संबंधित जातक दुख पाएगा। अब कई बार ऐसी स्थिति आती है कि कोई जातक ना किसी कार्य के विषय में पूछ लेता है कि ये मेरा कार्य कैसा होगा। अब वहाँ पर यदि नक्षत्र शुभ है और उपनक्षत्र अशुभ है तो हम ये कह सकते हैं कि आपका कार्य ना होते होते कुछ ना कुछ उसमें आगे जाकर दिक्कत आ सकती है, ठहराव आ सकता है। क्यों? क्योंकि नक्षत्र शुभ है तो उपनक्षत्र अशुभ है। अब यदि मान लो नक्षत्र भी अशुभ है, उपनक्षत्र भी अशुभ है, तो हम कह सकते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि आपका ये कार्य नहीं हो पाएगा या आपके कार्य में दिक्कत रहेगी, इस प्रकार से। तो ये जो रूल्स हैं इनको आप जब बार बार पढ़ेंगे तो आपको ये इसका जो लॉजिक है वो आपको अच्छे से समझ आएगा, पता लगेगा। अब यहाँ पर मैंने क्योंकि पहले भाव से संबंधित करवाया था तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने कुछ ये भेजे थे। अब जैसे मान लीजिए किसी का सेहत से संबंधित प्रश्न आता है या कोई हॉस्पिटलाइज है, प्रश्न कुंडली आती है या जन्म कुंडली हमारे पास आई है और जन्म विवरण जो है जो जातक का आप यहाँ पे जन्म विवरण वगैरह भर सकते हैं, और साथ में 2-3 लाइनें और इसलिए दी हैं कि ताकि उसका प्रश्न आप लिख सकते हैं। अब यहाँ पे नियम है, तो चर लगन की यदि कुंडली है तो आप ये वाला पैम्फलेट यूज़ कर सकते हैं। यदि स्थिर लगन की कुंडली है तो उसके आगे मैंने पैम्फलेट दिया है ये स्थिर लगन का।
और यदि द्विस्वभाव लगन की कुंडली है तो ये वाला पैम्फलेट आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि जैसे चर लगन की कुंडली है, बाधक भाव 11 है, सिर्फ आयु रोग दुर्घटना के लिए, और मारक भाव दूसरा 7वां, तो नेगेटिव भाव 6 8 12। तो यहाँ पर मैंने आप देख सकते हैं कि पॉजिटिव भाव चर लगन 1 3 5 9 2 4 6 7 8 10 11 12, इसमें से नेगेटिव इन सभी को लिया है, तो कुछ ज़्यादा नेगेटिव है, कुछ कम नेगेटिव है। कम नेगेटिव जैसे चौथा भाव है, तो चौथा भाव वो है इलाज में व्यय, इलाज का व्यय भाव, यानी दवाई ना लगना, ठीक है। तो छठा भाव रोग का, आठवां भाव रुकावट या क्रॉनिक, 12वां भाव जो है डॉक्टर अस्पताल खर्च परेशानी। फिर उसके अलावा जो मारक बाधक है वो तो ऊपर बताए हैं कि मारक कौन से हैं, दूसरा 7वां मारक है, 6 8 12 नेगेटिव है। अब यदि मान लो 2 7 मारक के साथ चर लगन 11वां बाधक आ जाता है, साथ में 6 8 12 आ जाते हैं, तो ज़्यादा दिक्कत मान लेंगे। यदि 2 7 मारक और 11वां बाधक नहीं आता, तो अन्य भाव आते हैं, तो उसमें हम स्थिति को थोड़ा खराब समझ सकते हैं, ठीक है। तो जन्म विवरण जब लिया आपने, जिस टाइम पे आपने लिया, उस टाइम के रूलिंग ग्रह तो आप यहाँ पे नोट करेंगे, चाहे प्रश्न कुंडली है चाहे जन्म कुंडली है। मान लो जन्म कुंडली है किसी का 1970 का बर्थ है, और आज 2023 में आज के दिन अगर देख रहे हैं, तो अभी के समय के हम रूलिंग ग्रह यहाँ नोट करेंगे। और ये रूलिंग ग्रह यहाँ पर नोट किए, तो अभी के समय चंद्र की क्या स्थिति है, क्योंकि आप अगर टाइम चार्ट लेके रूलिंग ग्रह नोट करते हैं तो चंद्र की स्थिति क्या दर्शा रही है, क्योंकि प्रश्न के समय जातक का मन जो होता है वो चंद्र उसको दर्शाता है, तो स्थिति उससे भी पता लगेगी। हालांकि प्रश्न कुंडली में और ज़्यादा मतलब सही से, क्योंकि प्रश्न कुंडली में तो क्या है कि चंद्र से तो हम प्रश्न की सार्थकता देखते ही हैं। तो यहाँ पर जन्म विवरण या प्रश्न कुंडली आप डिटेल्स भर के, ये रूल है चंद्र उस समय क्या स्थिति है, और जन्म कुंडली ली है तो लगन का उपनक्षत्र स्वामी क्या दर्शा रहा है, तो मतलब उसमें ये पता चलेगा, क्योंकि जन्म कुंडली है तो यही पता चलेगा कि क्या जातक जो है उसके मतलब बीमार होने के, या वो उसके बचपन से इस तरह के भाव हैं या किस प्रकार से। और प्रश्न कुंडली है तो प्रश्न का जो लगन का उपनक्षत्र स्वामी है वो क्या दर्शा रहा है, वो उस समय की स्थिति को दर्शा रहा है। और यदि वो नेगेटिव स्थिति को दर्शा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि स्थिति जो है प्रॉब्लमेटिक है। और जब स्थिति प्रॉब्लमेटिक लग रही है या स्थिति में रिकवरी लग रही है, तो फिर उसके बाद आप सबसे पहले क्या लेंगे, दशा। अब यहाँ पर मैंने दशा स्वामी लिखा है। दशा स्वामी इसलिए लिखा है कि यहाँ पर आप महादशा का ग्रह लिखें और उसकी अवधि कब तक है, अप टू, या कब से कब तक है। बॉक्स इतना बड़ा है कि उसमें आप लिख सकते हैं। फिर वो महादशा स्वामी जो ग्रह है यहाँ लिखें, उसका वो किस में स्थित है, किसका स्वामी है, आगे उसका नक्षत्र किस में स्थित है, किसका स्वामी है, आगे उसका उपनक्षत्र किस में स्थित है, किसका स्वामी है। तो वो महादशा स्वामी क्या स्थिति दर्शा रहा है, अच्छी, बुरी या मीडियम, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, या किस प्रकार से, यहाँ पे निष्कर्ष पर आप लिख सकते हैं, गुड बैड वर्स जो भी है, अच्छा बुरा अत्यधिक बुरा, किसी भी तरह से महादशा स्वामी। अब महादशा में जो अंतरदशा चल रही है वो जो मान लो साल, 1.5 साल, 2 साल लंबी अवधि की है, तो अंतरदशा स्वामी ग्रह क्या दर्शा रहे हैं, अंतरदशा स्वामी ग्रह कौन है, उसकी अवधि कब तक है, फिर वो जो ग्रह किन भावों का दर्शा रहा है, उसका नक्षत्र, उस उपनक्षत्र, तो वो अंतरदशा लॉर्ड मतलब उस जातक की सेहत के संबंध में क्या स्थिति दर्शा रहा है, उसका निष्कर्ष यहाँ पे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर काफ़ी कॉलम इसलिए दिए हैं कि अंतरदशा 1 2 3 4 तक आप देख सकते हैं, और कुछ समय के प्रत्यंतर दशा भी यहाँ पर लिखकर जो है हेल्प ले सकते हैं। और उसके बाद फिर मैंने ये इसलिए कि कुछ आपने जैसे थोड़ा ब्रीफ नोट लिखना है, तो एक तरह से ये रिपोर्ट बनाने के लिए मतलब कि पैम्फलेट जो है ये आपको लाभ देगा। इसके अलावा कहीं किसी भी मैगज़ीन में किसी अन्य केपी एस्ट्रोलॉजर का यदि आप किसी का आयु से संबंधित, लॉन्गिविटी से संबंधित या रोग से संबंधित आप किसी का एनालिसिस देखते हैं, प्रश्न देखते हैं,
जो उन्होंने हल किया हुआ है या पूरा विश्लेषण किया हुआ है, तो प्रैक्टिस के लिए आप उनका विवरण वगैरह भर के और उस विवरण के हिसाब से क्या स्थितियां आपको लग रही हैं वो आप भर के सारा करके, तो आप फिर जो है आगे उनके साथ अपना विश्लेषण मिला सकते हैं कि आप क्या उनका, क्योंकि किया हुआ विश्लेषण, ऑलरेडी किया हुआ रिजल्ट, और आप जो प्रैक्टिस के तौर पर उनका उदाहरण, जैसे हम कहते हैं ना कि हमारे पेपर्स आते हैं, तो पेपर्स के तौर पर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने सर चर इस पैम्पलेट के हिसाब से अगर आपने कोई एग्जांपल किया हो तो आप सेंड कर दीजिए ग्रुप पे। देखिए ऐसा है कि पैम्फलेट जो है, मैंने ये पहले मेरे पैम्फलेट थे वो और तरीके से मैंने बनाए हुए थे, तो कई लोगों को वो 3-4 पेजेस के थे, और ये मैंने पैम्फलेट जो है चर लगन, स्थिर लगन, द्विस्वभाव लगन के रिसेंटली बनाए हैं। हाँ, इस पर जैसे एग्ज़ाम्पल होगा तो मैं उसको जो है पोस्ट करूँगा। हालांकि मेरे पास दूसरे विषयों से संबंधित तो एग्ज़ाम्पल हैं, जिसमें शादी से संबंधित या कुछ और, वो भी मैंने पैम्फलेट पर, अभी हम उन पर नहीं बढ़े हैं। ये इससे संबंधित जो है ये पैम्फलेट पहली बार बनाया है, ठीक है। इससे पहले जो बनाए थे वो बड़े पेजेस के थे, क्योंकि मैं तो रजिस्टर पर वर्कआउट करता हूँ। पैम्फलेट का इसलिए मैंने इसको चलन में लेकर आया हूँ कि एक इजी वे मिले सबको करने का। हाँ, इस पर मैं एक दो उदाहरण जो है करके फिर आपको यहाँ पर जो है पोस्ट करूँगा। और ठीक है सर। इसके बाद जो है आप देख रहे हैं कि द्विस्वभाव लगन है। द्विस्वभाव लगन का भी जो पूरा पैम्फलेट है और इसी तरह से यहाँ पर मैंने बनाया है, तो ये बहुत ही उपयोगी है यहाँ पर। अब इसके बाद मैंने आपको, यदि आप देखें तो मैंने यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने पहले भाव को एक बार दोबारा से आपकी रिवीजन हो, जब आप, क्योंकि पहला भाव आपने समझा था, उदाहरण भी कुछ किए हमने, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले कुछ पॉइंट्स जो लिखे हैं, और इनको यदि आप पढ़ेंगे तो आपको क्लियरली पता चलेगा। हालांकि ये जो हमारा पीडीएफ लेसन है, जो उसमें भी दिया है, तो यहाँ पर मैंने इन शॉर्ट, चलो कि आपको एक रिवीजन हो जाए, कभी आप किसी भाव को आप देखना चाहते हैं तो एक रिवीजन हो जाएगी इस तरह से। तो इसलिए मैंने इनको इस तरह से भी आपको भेजा है यहाँ पर। और लगन कुंडली का सबसे महत्वपूर्ण भाव या भाग होता है। लगन से ही शारीरिक स्वस्थता का पता चलता है, लगन से ही जातक की आयु के संबंध में भी पता चलता है। तो चर स्थिर द्विस्वभाव लग्नों के अनुसार मारक बाधक भावों का आपको अच्छे से पता है। तो जब किसी का हम चार्ट लेते हैं, यदि जन्म कुंडली है तो चल रही दशा में उसके कौन से भाव एक्टिव चल रहे हैं, ठीक है, तो आपको पता लगेगा कि यदि छठा भाव चल रहा है तो रोग है, 12वां अस्पताल है या डॉक्टर क्लिनिक, या 12वां भाव शैया है तो शैया पर भी पड़ा है, अगर चाहे हॉस्पिटल में एडमिट नहीं है तो घर के बेड पर पड़ा है, ठीक है। तो इसके अलावा क्योंकि लगन शरीर है तो 12वां भाव उसका व्यय है, तो बीमार होकर बेड पर पड़ेगा, चाहे वो डॉक्टर का अस्पताल हो, क्लिनिक हो, या घर में ही। कई बार तो होता है ना कि चलो वायरल वगैरह हुआ है तो घर में 4-5 दिन डॉक्टर ने बेड रेस्ट बोल दिया, तो घर के बेड पे ही रेस्ट कर रहे हैं, तो उसको आप इस तरह से मान सकते हैं। और अत्यधिक यदि मान लो मारक बाधक भाव आ रहे हैं और हमें सेहत भी अत्यधिक सीरियस पर दिख रही है, तो ऐसे में जीवन हानि की संभावना बनती है। और इसके अलावा यहाँ पर मैंने आपको ये भी बताया है कि जब किसी का हॉस्पिटलाइज हो, कोई सीरियस दुर्घटना हो या इस प्रकार से हो, तब ऐसी स्थितियों को हम उसमें लेंगे। अच्छे भले इंसान के लिए ऐसा नहीं सोचना। और ये भी मैंने बताया है, ये ऐसे स्पेशल जो नोट मैंने दिए हैं कि जिन व्यक्तियों की कुंडली में लगन के कोरुलिंग या लगन का उपनक्षत्र स्वामी मारक बाधक या 6-8-12 भाव या 8-12 भावों से संबंध बना रहा हो, या कुंडली में चंद्र के साथ या उसके ऊपर शनि राहु केतु मंगल का प्रभाव हो, तो फिर ऐसे लोगों को निर्जन स्थान, पहाड़ी स्थान, जंगल, नदी आदि ऐसे स्थानों में अकेले जाने से बचना चाहिए। आपको अच्छे से याद होगा हैदराबाद की
वेटरनरी डॉक्टर थी जो वहाँ कहीं किसी के पशु का इलाज करने गई थी। और जब वापसी पर आई तो कुछ लड़कों ने उसको एक्टिवा या तो शरारत से ख़राब कर दिया था कि वो शॉर्टकट से आएगी, और बाद में उन्होंने उसका फ़ायदा उठाया और उसके साथ जो है निशंस कार्य किया और बाद में उसको मार दिया। और हैदराबाद का केस था, बाद में उन लड़कों का एनकाउंटर भी हुआ था, पूरा देश इस बात को जानता है। तो यानी कि जब किसी की कुंडली में हमें अत्यधिक ऐसे भाव दिखाई दें तो हमारा उनको हमेशा ये कहने का फ़र्ज़ बनता है कि शॉर्टकट के चक्कर में सुनसान इलाकों से ना जाएं। यदि नदी नालों आदि में जा रहे हो तो साथ में कोई अवश्य हो। पिकनिक मनाने जा रहे हो तो ज़्यादा जोश में आकर चट्टानों के ऊपर या नदी में उतरने की कोशिश ना करें। गंगा जी या हरिद्वार में भी अगर जा रहे हैं तो वहाँ हर की पौड़ी पर संगली होती है उसको पकड़ के गंगा जी में डुबकी लगा लें। आगे पीछे तैराक बनने की कोशिश ना करें, क्योंकि हर की पौड़ी पर तो फिर सुविधा है संगली पकड़ने के। आगे जाकर यदि करते हैं तो रिस्क है। या आप सब जानते हैं हर की पौड़ी हरिद्वार में गए हैं, क्योंकि अक्सर तो या कहीं और भी पिकनिक मनाने गए हैं, कहीं भी कई लोग जाते हैं तो बाण गंगा में भी उस तरह से, या कहीं और जाते हैं तो बहुत जगह वो कोशिश करते हैं। अक्सर फिर वीडियो आते हैं कि कोई डूब गया या वो देखो डूब रहा है, या वो अच्छा तैराक था लेकिन फिर भी वो डूब गया। तो मतलब इस तरह से, क्योंकि उस समय उनकी स्थिति इस प्रकार से हो सकती है, उनके दशा में चल रही हो सकती है, उनकी कुंडली में इस प्रकार के अत्यधिक ग्रह जो हैं ऐसी स्थिति दर्शा रही। अभी पीछे आपको याद होगा वर्ल्ड चैम्पियनशिप हुई थी स्विमिंग की, ये पिछले साल की बात है। अनीता सलबोरा कुछ ऐसे ही करके नाम था। तो वो वर्ल्ड चैम्पियनशिप थी और वर्ल्ड चैम्पियनशिप में वो पहले भी 2 बार की विजेता रह चुकी थी। तो आप न्यूज़ में भी देख सकते हैं, आज भी यदि गूगल पर आप सर्च करेंगे तो आपको पता मिल जाएगा कि स्विमिंग पूल में जो वर्ल्ड चैम्पियनशिप हो रही थी ना, तो सबने जंप किया। तो यहाँ उसका वो शायद एक एक करके दिखाने का था, जंप किया उसने। आप यकीन मानो उसकी कोच बाहर खड़ी थी, उसकी कोच को जैसे एक होता है ना कि मेरा ये जो है इसको इतने सेकंड्स में ऊपर आ जाएगा, तो उतने सेकंड्स में वो ऊपर नहीं आई। तो उसने कोच ने उसी टाइम जो है पूल में जंप कर दिया। पूल में जंप कर दिया तो वो है वो पानी में नीचे डूब रही थी, वो मतलब कि फेंट हो गई थी। मैं आपको दिखाता भी हूँ, क्योंकि अब देखो जो अच्छी भली तैराक के साथ ऐसा हो सकता है। जो वर्ल्ड चैम्पियनशिप रही है, अनीता अल्वारेज नाम उसका, क्योंकि देखो जब हमें ऐसे इनके बारे में पता चलेगा, ये देखिए अनीता अल्वारेज अमेरिकन स्विमर, ये देखो ये यहाँ पर इवन यदि इसकी इमेजेस पे भी क्लिक करेंगे, ये इसको पानी से बचा रहे हैं। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये पानी में बिल्कुल नीचे, और इसकी कोच ने जाकर बचाया। आपको दिख रही होगी यहाँ पर, ये इसकी कोच इसको पानी के नीचे से लेकर जा रही है। तो कहने का मतलब ये है कि विश्व चैंपियन के साथ ऐसा हुआ था। ये लाइव चैंपियनशिप चल रही थी और जंप करने के बाद ये नीचे जाकर फेंट हो गई थी और इसकी जान बचाई इसकी कोच ने। तो कहने का मतलब ये है, इसलिए हम कहते हैं कि जिसके इस प्रकार के भाव एक्टिव हों तो उसको नदी नालों आदि में जाने, निर्जन स्थान, पहाड़ी स्थान। तो अब आपको ये बात समझ आई ना अच्छे से? जी सर। तो यहाँ पर अच्छा, उसके बाद अच्छा स्वास्थ्य, असाध्य बीमारी, दीर्घायु, मध्यम आयु, छोटी आयु, ये हमें दरअसल क्या होता है कि कईयों की बहुत छोटी आयु में ऐसे बहुत से केसेस मिल जाते हैं, नियर डियर या नॉन जो जान पहचान में हो, तो उनसे परमिशन लेकर उनके चार्ट को स्टडी करने के लिए
लिया जा सकता है। और सिर्फ उनको सिर्फ इतना ही कह के लिया जा सकता है कि हम मतलब जो क्षति हुई है वो तो चलो पूरी नहीं की जा सकती, लेकिन हम चार्ट स्टडी करना चाहते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, मतलब चार्ट में क्या वाकई में जो है मध्यम आयु या छोटी आयु थी। तो इस तरह से मतलब ये कर सकते हैं। अब यहाँ पर जिस तरह से आयु के मार्गदर्शक 1, 3, 8 भाग, तो पहले का व्यय 12वां, तीसरे का व्यय दूसरा, 8वें का व्यय 7वां, 12वां शरीर का नुकसान दूसरा और 7वां मार्ग भाग। तो इसलिए 1, 3, 8 को आयु के मार्गदर्शक मानते हैं। अब उसके बाद जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लगन के साथ 3 और 8 भाव के विषय में भी बताया गया है। और इसके अलावा रोग के निदान या रोग मुक्ति के जो है पहला और 5वां भाव, तो यहाँ पर यह भी बताया गया है कि बीमारी के समय प्रश्न कुंडली में यदि 6ठे भाव का उपनक्षत्र स्वामी शनि हो तो बीमारी लंबे समय तक चलने वाली होगी। बुध हो तो एक से ज़्यादा बीमारियां हो सकती हैं। तब मतलब बुध हो या द्विस्वभाव ग्रह हो या जो भी 6ठे भाव का उपनक्षत्र स्वामी यदि द्विस्वभाव राशि में हो तो भी हमें एक से ज़्यादा बीमारियां हो सकती है या डॉक्टर बदलने की सलाह देनी चाहिए जब भी द्विस्वभाव आ जाए। अभी रिसेंटली का मैं आपको एक केस बताऊंगा अभी जस्ट। मंगल यदि हो तो तीव्र दर्द, राहु हो केतु हो तो बीमारी के संबंध में पूरी तरह से पता नहीं चलता, कुछ ना कुछ छुपा रहता है। शुक्र के साथ राहु या केतु का संबंध यौन रोग दिखाता है। मंगल जुड़े तो माहवारी या खून में खराबी, राहु केतु मंगल आदि जुड़े कैंसर जैसे रोग या तीव्र पीड़ा। तो इसके संबंध में इस तरह से। और यहाँ पर पंचम भाव, तो यहाँ पर लगन का उपनक्षत्र स्वामी पॉजिटिव भावों का कार्येश हो तो मतलब अच्छा रहेगा सेहत। यदि 6, 8, 12 दिखे तो दिक्कत। तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूरा एक तरह से बताया गया है। पंचम भाव का उपनक्षत्र स्वामी, पंचम भाव रिकवरी का भाव होता है। सूर्य हो तो एलोपैथी, शुक्र हो होम्योपैथी, राहु हो यूनानी, केतु बुध हो आयुर्वेद, बुध हो तो लाइट ट्रीटमेंट भी, शनि हो बीमारी लंबे समय तक चलती है जल्दी ठीक नहीं होती, राहु केतुओं कुछ ना कुछ छुपा रह जाता है, मतलब पूरी तरह से बीमारी उजागर नहीं होती। मंगल हो सर्जरी कसरत फिजियोथेरेपी कर सकते हैं, गुरु हो एलोपैथी या मंत्रोपचार। बाकी चंद्र के लिए लिक्विड दवाई, शनि के लिए नशीली दवाई जैसे होम्योपैथिक, क्योंकि होम्योपैथिक में भी जो है वो अल्कोहल पड़ता है। बाकी यहाँ पर कुछ और जो है पॉइंट दिए हैं तो आप इनको पढ़ सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर आत्महत्या से संबंधित है तो आत्महत्या का भाव जो है 8वें भाव से संबंध में आता है। 8वें भाव का विषय जब हम करेंगे तो 8वें भाव के विषय में कई जनों ने जो सुसाइड की तो उनसे संबंधित केस भी हैं जो हम करेंगे। इसके अलावा गुमशुदा व्यक्ति वो भी 8वें भाव से संबंधित है। तो कहने का मतलब यह है कि लगन से संबंधित ही सब कुछ नहीं है, 8वें भाव से संबंधित भी कई विषय हैं इसमें। इसके अलावा आपको यहाँ पर नियम बताया है और नियम इस प्रकार से बताया है जो मैंने पैम्फलेट में भी दिया है। हालांकि वहाँ पे मैंने चर स्थिर द्विस्वभाव लगन अलग अलग प्रकार से दिया है तो इसको आप समझ सकते हैं। इसके अलावा ये भी आपको बताया है कि जब कभी कोई बीमारी या दुर्घटना के समय प्रश्न आ जाए या तो ऐसे में हमें बहुत ज़्यादा यदि नेगेटिव स्थिति दिखाई दे रही हो तो हम सीधे तौर पर नहीं कहते कि बच नहीं पाएंगे या लाइफ छोटी लग रही है या हमें असंभव लग रहा है। हम ये कहते हैं कि इतने से इतने का पीरियड जो है वो ख़राब है, तो ईश्वर से प्रार्थना करें कि ये पीरियड निकल जाए और सब प्रार्थना करें कि इनकी सेहत जल्दी ठीक हो। हमें ये पीरियड थोड़ा कठिन दिख रहा है, अच्छा नहीं दिख रहा है, लेकिन मृत्यु जैसा शब्द या ऐसा शब्द नहीं हमने कहना, क्योंकि सामने वाले के ऊपर क्या बीत सकती है हमारे कहने भर से नहीं, लेकिन सामने वाले को जो लगाव होता है, जो प्रेम होता है, जो उनका सगा संबंधी है वो वही समझ सकते हैं। तो इसलिए हमें थोड़ा शब्दों को तोलकर सोच समझकर यहाँ पर बोलना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर लगन का उपनक्षत्र स्वामी पहले व 11वें का कार्येश हो तो सेहत अच्छी रहती है या लाभ होते हैं, क्योंकि 11वां भाव लाभ का है।
तो यहाँ पर मैंने आगे, क्योंकि 1 से लेकर 12 भाव जब हम करेंगे तो हर हर भाव का उप नक्षत्र स्वामी किस किस भाव से क्या जुड़ता है, तो कुछ पॉइंट यहाँ पर दिए हैं। बाकी हमें अपनी सोच का दायरा बढ़ाते हुए जब इनको बार बार पढ़ेंगे, दूसरे भाव से संबंधित पढ़ेंगे, तीसरे भाव से संबंधित, चौथे भाव से संबंधित, एक दूसरे के पूरक होते हैं ना। जैसे यहाँ पे लिखा है कि लगन का उपनक्षत्र स्वामी पहले व 11वें भाव का कारेश हो, तो 11वें भाव का उपनक्षत्र स्वामी पहले का कारेश हो तो एक दूसरे के पूरक हो गया। यानी कि लगन का उपनक्षत्र स्वामी 11वें का कारेश है तो 11वां भाव है लाभ का, तो लाभ होना किसको, शरीर को, ठीक है, लाभ होना किसका, किसी भी चीज़ का, धन का या किसी का। और यदि 11वें भाव लाभ का उपनक्षत्र स्वामी पहले भाव से जुड़ता है, लगन से जुड़ता है, तो भी एक तरह से शरीर को लाभ होना या जातक को लाभ होना। तो एक दूसरे के पूरक इस तरह से हम इनको कर सकते हैं। तो आगे लगन का उपनक्षत्र स्वामी 6, 8, 12 भावों का कारेश हो तो सेहत में खराबी आ सकती है। यदि नौकरी पेशा होगा, हो सकता है नौकरी में दिक्कत आ जाए। इसी प्रकार से यदि यहाँ पे लगन का उपनक्षत्र स्वामी 6, 8, 12 दिया है, छठे भाव का उपनक्षत्र स्वामी 1, 8, 12 का कारेश हो, 8वें भाव का उपनक्षत्र स्वामी 1, 6, 12, तो 8वां भाव क्या होता है, वो दिक्कत परेशानी का भी होता है, लेकिन 8वां भाव क्या होता है, वो अनअर्नड इनकम का भी होता है, मतलब ऐसी इनकम जो मेहनत से ना कमाई हो। तो 8वें भाव का उपनक्षत्र स्वामी 1 और 6, तो छठा भाव प्राप्ति का होता है। ये आगे का विषय, इसको मैं आगे हम करेंगे। तो यहाँ पर लगन का उपनक्षत्र स्वामी जिन जिन भावों के साथ जुड़ता है उसके संबंध में यहाँ पर पूरी जानकारी दी है, जो आप समझ सकते हैं। तो अभी अभी मैं पीछे कुछ पॉइंट्स बता रहा था, तो मैंने आपको कहा कि कई बार रोग जो है वो पूरी तरह से पता नहीं चल पाता और स्थिति का नहीं पता चलता। मैं यहाँ पर आपको एक बताने जा रहा हूँ। अभी हमारा प्रैक्टिस ग्रुप है, प्रैक्टिस ग्रुप में एक मेंबर हैं, उनकी सिस्टर को पिछले 2-2.5 महीने पहले प्रॉब्लम हो गई। उनको जैसे एक ट्यूमर की तरह बन गया यूट्रस के पास या किसी तरफ, तो वो कैंसर बता दिया उन्होंने, डॉक्टर्स ने राजस्थान के। वो इलाज कराते रहे और कैंसर बताया तो उन्होंने कहा कि कीमो वगैरह होंगी, क्योंकि वो यूरिन नहीं पास कर पा रहे थे और भी बहुत दिक्कत हो रही थी, तो चल भी नहीं पा रहे थे, बहुत दिक्कत थी। एक कीमो हुई, 2 कीमो हुई, 2, हालांकि मेरे से कंसल्ट किया तो मैंने उनको पहले थोड़ा पीरियड बताया कि ये पीरियड जो है बड़ा दिक्कत वाला दिख रहा है, और वाकई उस पीरियड में बहुत दिक्कत हुई उनको। फिर उनकी उस रिलीफ वाले पीरियड में उनकी एक कीमो हुई तो रिलीफ भी हुआ, लेकिन आगे फिर पीरियड ख़राब आ रहा था, तो मैंने कहा आगे फिर पीरियड ख़राब लग रहा है, तो दूसरी कीमो के बाद फिर पीरियड ख़राब हुआ। अब उसके बाद उन्होंने डॉक्टर्स वगैरह जो हैं, उन्होंने बॉम्बे, हैदराबाद और पता नहीं और भी कई जगह उन्होंने पूछा और मेरे से भी सलाह ली कि कौन सी सिटी में जाकर इलाज करवाया जाए। अब देखिए, वो बॉम्बे ले गए तो बॉम्बे भी प्रॉब्लम रही, बॉम्बे के बाद वो हैदराबाद ले गए, और आप यकीन मानो हैदराबाद वालों ने राजस्थान के जो डॉक्टर्स का जिसके ऊपर कीमो कर रहे थे वो सारा गलत सिद्ध किया, कि जहाँ पर प्रॉब्लम नहीं थी वो इलाज ही उस चीज़ का कर रहे थे, प्रॉब्लम कुछ और ही थी उसकी। तो उनके राहु का वो आ रहा था कि उजागर नहीं हो पा रहा था। तो उनका उजागर नहीं हो पा रहा था। मैं उनकी, मेरे पास डिटेल्स भी है यहाँ पर, मैं उनकी डिटेल्स देखता हूँ। क्योंकि इनका मेरे को 13 मई को भी, 13 मई से पहले भी मेरे को इनका आया था। और चार्ट मैं लेता हूँ, स्क्रीन दिख रहा है ना आप सभी को? हाँ सर, दिख रहा है। जी।
इनका विवरण है 21 जून 1986, 1986। तो आप देख सकते हैं कुछ ज़्यादा बड़ी उम्र नहीं है, छोटी उम्र है। 21 जून 1986 और टाइम है 3 AM और जगह है ब्यावर, BEAWAR। ये राजस्थान में है, अजमेर के पास है। तो ये मैं इसलिए लिया है क्योंकि रिसेंटली अभी 1-2 दिन पहले भी फ़ोन आया था। देखिए 23 अप्रैल को इन्होंने मेरे को पहले बताया कि सिस्टर को, हाँ इन्होंने देखो मेरे को ये मार्च से 17 मार्च, बल्कि उससे पहले, एक मिनट, क्योंकि मैं यहाँ पे, हाँ पहले इन्होंने मेरे को 2 मार्च को कांटेक्ट किया कि ऐसे ऐसे करके सिस्टर को प्रॉब्लम है, चल नहीं पा रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है समझ नहीं आ रहा। तो तब उनको मैंने एक ग्वाशा थेरेपी करके मैंने सजेस्ट किया कि वो थेरेपी करवाएं। उसके बाद इनका फिर मेरे को आया कि प्रॉब्लम ज़्यादा है, कुछ पता नहीं चल रहा, डॉक्टर्स को कुछ पता नहीं चल रहा। ये मतलब 2-3 मार्च की बात है। उसके बाद 16 मार्च को इन्होंने कहा कि ये एडमिट हैं और शैटका का पेन समझ नहीं पा रहे हैं, मतलब वो कुछ और ही, कभी शैटका समझ रहे थे, कभी बैक पेन समझ रहे थे। फिर अब इन्होंने फिर बताया कि ओवरी के नीचे सिस्ट है, सिस्ट कोई वो होता है कैंसरियस या कुछ ऐसा, जो राजस्थान के डॉक्टरों ने, तो मतलब अगर बात करें तो मार्च से प्रॉब्लम, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, सबसे पहले तो देखिए लगन के कोर रूलर्स हैं मंगल शुक्र शनि, शुक्र यानी कि मंगल शुक्र शनि। मेष लगन की कुंडली है, लगन में ही राहु है, सप्तम भाव में केतु के साथ प्लूटो है। हम प्लूटो, क्योंकि इनको प्रॉब्लम भी वहाँ पर हुई, प्लूटो 11 डिग्री पर है और केतु 3 डिग्री पर है, लगन जो है 22 डिग्री पर है। तो चलो ये तो खैर, अब मंगल शुक्र शनि ये हैं लगन के कोरूलर्स, चर लगन की कुंडली है। मंगल 189, 25, 189। तो यहाँ पर कोई उतनी ऐसी स्थिति नहीं है कि मंगल जो स्थिति खराब दिखा रहा हो। लगन का नक्षत्र स्वामी शुक्र, शुक्र जो है 2, 4, 7, 7, 10, 11, 1, 8, 9। यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत है उप नक्षत्र पर, फिर भी चलो। और लगन का उप नक्षत्र शनि, अब शनि यहाँ पर 7, 10, 11 अपने ही नक्षत्र में रीनफोर, 7, 10, 11 चंद्र के उप नक्षत्र में 4, 7। अब देखो लगन का उप नक्षत्र स्वामी शनि ना प्रॉब्लम दिखा रहा है। प्रॉब्लम क्या दिखा रहा है? 7वां और 11वां भाव, 7वां और 11वां भाव, चौथा भाव, मतलब यदि शनि के किसी भी पीरियड में प्रॉब्लम आएगी तो इलाज ना लग रहा होगा, दिक्कत आ रही होगी। शनि क्या है? अपने ही नक्षत्र में रीनफोर्स है, अन्य ग्रहों का नक्षत्र स्वामी बना है, शनि, शनि चंद्र, और चंद्र आगे बुध के 3, 6, छठा भी जुड़ गया। तो अब देखिए मार्च अप्रैल में प्रॉब्लम आई, यहाँ पे मैं डेट लेता हूँ 1 मार्च 2023। मार्च 2023। अब देखिए शनि की अंतर्दशा चल रही, ये फरवरी से चल रही है, विंशोत्री में हमें और थोड़ा क्लियर होगा, क्योंकि शुक्र की महादशा में शनि की, और दिसंबर 2021 से के बाद इनको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ। 22 में भी इनको प्रॉब्लम रहा, क्योंकि इन्होंने बताया था कि 5-6 महीने तो ये अच्छे से चल नहीं पा रही थी, तो शैटका की प्रॉब्लम लग रही थी, कई जगह से मेडिसिन ली, फ़र्क नहीं पड़ा। तो शनि, अब यहाँ पे शनि क्या दर्शा रहा है? शनि रोग भी दर्शा रहा है और स्थिति को खराब होता हुआ भी दर्शा रहा है, और इलाज ना लगना, क्योंकि उप नक्षत्र पे चौथा भाव सक्रिय है। तो यहाँ पर शुक्र महादशा में शनि की अंतर्दशा
तो इसके बाद इन्होंने जैसे मार्च वगैरह में मार्च अप्रैल मई, तो मार्च अप्रैल मई में यदि देखें तो प्रत्यंतर दशा किसकी, केतु की 13 फरवरी 23 तक, उसके बाद शुक्र के 25 अगस्त तक। शुक्र को देखते हैं, शुक्र जो है वो भी इस तरह से स्थिति दर्शा रहा है। तो शुक्र शनि शुक्र हमने यहाँ पर देखा, शुक्र महादशा स्वामी, और शुक्र क्या है, अनटेनेंटेड है। शुक्र अनटेनेंटेड होकर 2 3 4 8 9 10, तो वही अभी तक ये तब से मतलब कि डॉक्टरों के और हॉस्पिटल में तो लगभग 2-2.5 महीने से ये हॉस्पिटल में ही है। तो आप देख सकते हैं कि शनि किस तरह से चौथा भाव उपनक्षत्र पे स्थिति को, और अनटेनेंटेड होकर भी चौथा भाव, और अभी भी ये अब हैदराबाद में है। बॉम्बे भी गए हॉस्पिटल, बॉम्बे में 2-3-4 दिन एडमिट रहे, वहाँ से फिर हैदराबाद ले गए। तो शुक्र शनि शुक्र, शुक्र शनि फिर शुक्र, और यहाँ पर देखें शुक्र यहाँ पे 5वां भाव, यहाँ पे कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत दे रहा है। शनि में 5वां भाव, शनि की दृष्टि 5वें भाव पर आ रही है, वो भी हम देख लेते हैं, युति दृष्टि है। अब शनि की 5वें भाव पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, दशम दृष्टि शनि की 5वें भाव के ऊपर आ रही है। इसलिए मैंने, क्योंकि शनि की अंतर्दशा चल रही थी, इसलिए मैंने इनको बोला था कि रिकवरी बीच बीच में कुछ ना कुछ मिलता दिखाई देगा। आप देख सकते हैं कि शनि, क्योंकि शुक्र महादशा, शनि अंतर्दशा, शुक्र प्रत्यंतर दशा, शुक्र की दृष्टि कहाँ जा रही है, दशम भाव पे। शनि की 1 2 3 दशम भाव पे, 4 5 6 7 दूसरे भाव पर, 8 9 10 5वें भाव पर। तो हम डिग्री वाइज देख सकते हैं कि शनि कितने डिग्री पर है। शनि 11 डिग्री पर है, 5वां भाव रिकवरी का है 8 डिग्री का। 8 में 3 जमा करें, 3 डिग्री 20 जमा कर दें तो 11 डिग्री समथिंग बन जाता है, ठीक है। तो इसलिए कुछ ना कुछ रिकवरी, इसलिए देखिए अभी तक, हालांकि एक बार तो राजस्थान के डॉक्टरों ने बोल दिया था कि कुछ नहीं हो सकता जी, तो इनके हस्बैंड ने मतलब ये पूछ लिया था कि कब तक ये, तो उन्होंने कहा था कि अभी हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन इनकी सिस्टर इतनी हिम्मत वाली हैं, जो मेरे ही ग्रुप में स्टूडेंट भी हैं, और बहन को लेकर वो कहाँ कहाँ तक जा रही है, बॉम्बे भी लेके गई, पूरी सेवा भी कर रही है, और अब हैदराबाद में भी पूरी तरह से सेवा कर रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से शनि अंतर्दशा स्वामी जो चल रहा है, चौथा भाव, किस प्रकार से उनको स्थिति अभी तक भी कंट्रोल में नहीं आई है। तो यहाँ पर शनि की युति दृष्टि 5वें भाव पर है, जिस वजह से 5वां भाव किसी ना किसी तरह से कार्य भी कर रहा है। लेकिन क्योंकि शनि अगर अपने में रीइंफोर्स है, तो 5वें भाव पर युति दृष्टि भी तो रीइंफोर्स हो रही है। हालांकि उपनक्षत्र पे तो चौथा भाव है, और शनि क्या है, अपने ही नक्षत्र में पार्शली टेनेंटेड भी है। तो शनि शनि चंद्र, और चंद्र आगे बुध 3 6, यानी कि रोग रहेगा भी। फिर भी इतना करने के बाद या क्या स्थिति पता चलेगी, हैदराबाद में क्या स्थिति है, कल फिर मेरी बात होगी तो मेरे को और स्थिति पता चलेगी। तो आप समझ सकते हैं कि अब ये कब से ये प्रॉब्लम चल रही है, और स्थिति भी क्या दर्शा रही है, और कितने हॉस्पिटल्स के कितने पिछले कितने, मेरे ख्याल से उनका 7-8 लाख रुपया लग चुका है, ठीक है। और कहाँ पे अभी वो उन राजस्थान के उस हॉस्पिटल पे केस करेंगे जिन्होंने 2 कीमो और वो सारे टेस्ट, मतलब इन्होंने बताया कि बॉम्बे के डॉक्टर्स और हैदराबाद के डॉक्टर्स ने रिपोर्ट देखते ही बता दिया था कि जिस प्रॉब्लम का आप वहाँ पर इलाज इतनी देर से करवा रहे हैं वो प्रॉब्लम तो है ही नहीं, प्रॉब्लम तो कहीं और है। और वो कीमो करवाने से दूसरी तरफ भी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है।
तो समझ सकते हैं कि मतलब अच्छे हॉस्पिटल, 3 राजस्थान में भी अच्छे हॉस्पिटल होंगे, मतलब फिर भी किस प्रकार से यहाँ पर डॉक्टर्स की वो हुई है, और किसको भुगतना पड़ रहा है? फैमिली को, जिन्होंने वहाँ पे 4-5 लाख लगाया, और जो मानसिक वो झेला, जो बहन के लिए, और बहन को भी कष्ट हुआ, पूरे परिवार को कष्ट हुआ, मानसिक और आर्थिक रूप दोनों से। सर उपाय करवाए होंगे ना फिर। उपाय उपाय भी तो। उपाय तो बिल्कुल करवाए, उपाय तो लगातार चल रहे हैं। हालांकि यदि एक चीज़ आप ध्यान दें, शुक्र 2-7 चरलगन है, शुक्र महादशा स्वामी 2-7 चौथा भाव। अब टेम्पलेट में यदि आप देखेंगे 7-10-11, आपको शायद ये नवम भाव दिखेगा पॉजिटिव, बाकी सारे ही नेगेटिव हैं। चरलगन का पैम्फलेट यदि देखें, दूसरा 7वां मारक है, 11वां बाधक है, चौथा और दशम ये भी 1-8-9, ये एक तरह से थोड़े से पॉजिटिव हैं। अंतरदशा स्वामी शनि 7-10-11, 7-10-11 चरलगन की कुंडली है, 11वां बाधक है, 7 मारक है, दशम भी नेगेटिव है, चौथा और 7वां यहाँ भी ये नेगेटिव है। तो शनि की युति दृष्टि पंचम भाव के ऊपर, और पंचम भाव रीइंफोर्स, इसी वजह से इलाज जो चल रहा है। मेरे से भी पूछा था उन्होंने कि आपको क्या लगता है क्या, मैंने कहा देखो, हमें अपनी तरफ से लास्ट होप तक स्ट्रगल करना चाहिए, नतीजा कुछ भी हो। एटलीस्ट कल को उनके मन में ये ना रह जाए कि मेरे को ऐसे ही छोड़ दिया, क्योंकि बड़ी एज नहीं है, छोटी एज है। लेकिन सर कैसे रहता है, आप अभी आपने बताया कि अगर कोई आयु का या कोई बीमारी का रहता है तो फोर्थ अगर घर एक्टिवेट रहता है तो कोई भी उपाय काम नहीं करता। हम्म। यही हर एक प्रश्न पर अगर शादी का होता है, सेवंथ रहता है तो सिक्स अगर ऑपरेट होता है तो हम उपाय करेंगे तो काम नहीं करेंगे, लेकिन जब कोई जातक हमारे पास आता है तो उपाय के लिए आता है ना। हाँ बिल्कुल, इसलिए तो देखो, पता क्या है, यहाँ पे एक चीज़ मानिए, हम ये नहीं कहते कि उपाय पूरी तरह से नहीं हो पाएगा। अब देखो वो इलाज तो करवा रहे हैं, कहाँ से कहाँ तक लेकर गए हैं, लेकिन चौथा भाव सक्रिय है, इसी इसी वजह से कहाँ राजस्थान, राजस्थान से फिर बॉम्बे, बॉम्बे से फिर हैदराबाद, ठीक है। क्यों एक ही जगह नहीं सही हुआ? राजस्थान में डायग्नोज भी गलत हुआ और इलाज भी गलत हुआ। तो ये चौथा भाव अपनी उपस्थिति दर्शा रहे हैं नेगेटिव भावों के साथ, लेकिन फिर भी वो हम उपाय करवा रहे हैं कि हम बचा सकें। तो एक तरह से वो स्ट्रगल चल रहा है, और ईश्वर से हम प्रार्थना करते हैं कि मतलब कष्ट दूर हो। अब उपाय के तौर पर जो लगन लॉर्ड है मेष स्वामी मंगल, तो मंगल यंत्र के आगे बड़ा सा दीपक जलाया जाए, मंगल यंत्र के आगे बड़ा सा दीपक जलाया जाए। प्रॉब्लम कौन दे रहा है? शनि, शनि मार्ग बाधक, शुक्र प्रॉब्लम दे रहा है, शुक्र शनि से संबंधित दान किए जाएं, लेकिन वो दान मंदिर में नहीं होने चाहिए, क्योंकि मंदिर में हम कुछ भी चढ़ाते हैं वो ग्रह स्ट्रांग होते हैं। दान मतलब बाहर गरीबों में बांट दिया, लंगर व्यवस्था में बांट दिया। शनि है, सरसों का तेल, या शनिवार को जो ये काले चने और सरसों के तेल में बना के, या तवा हो गया, या छाया पात्रदान हो गया, या फिर किसी लेमैन यानी किसी लंगड़े को बैसाखी या कुछ देना, या चप्पल वगैरह देना किसी के पैरों में नहीं है, या जो 4th क्लास या 3rd क्लास एम्प्लॉई होते हैं, यानी पियन हो गए, जमादार हो गए, यानी कि सफाई सेवक जो हो गए, या जो रिक्शा वाले हो गए, या मजदूर वर्ग हो गया, इनको खाने को मीठा कुछ दो, काले गुलाब जामुन दो, इस तरह से।
शुक्र के लिए, इसी तरह से शुक्र के लिए जो है छैना मुर्गी एक मिठाई होती है वाइट कलर की, ज़्यादा चिपचिपाहट नहीं होती। हमारे यहाँ छैना मुर्गी बोलते हैं, बाकी जगह शायद कुछ और नाम से बोलते हों। तो शुक्रवार को प्रसाद लगवाकर वो बाहर गरीबों में बांटा जाए। तो शुक्र और शनि के, क्योंकि प्रॉब्लम देखो, महादशा शुक्र, अंतरदशा शनि, प्रत्यंतरदशा शुक्र नेगेटिव भावों को दर्शा रहे हैं, तो इनके ही तो वो करने चाहिए ना दान वगैरह। और लगन का जो स्वामी है मंगल, मंगल देखो सूर्य के नक्षत्र में 5वां भाव, तो जो लग्नेश है स्वामी मंगल, इसके आगे बड़ा दीपक जलाया जाए। इसके साथ साथ धन्वंतरी देव जो हैं उनकी फ़ोटो बाज़ार में ना मिलती हो तो गूगल से उसका प्रिंट आउट, कलर्ड प्रिंट आउट निकलवा कर, फ़ोटो फ्रेम करवा कर उसके धन्वंतरी देव के आगे जो है ड्राई फ्रूट का प्रसाद लगे और ड्राई फ्रूट का प्रसाद बांट दिया जाए। धन्वंतरी देव का जो मंत्र है वो उसको पूज लिया जाए या 9 बार पढ़ लिया जाए। तो ये उपाय कर रहे हैं वो। और जो जातक है उसके वजन जितना पाकिस्तानी नमक होता है, जिसको रॉक सोल्ट भी बोलते हैं, जिसको सेंधा नमक भी बोलते हैं, वो इनके वजन जितना लेकर, अब वजन जितना लेंगे तो हो सकता है 50-55 किलो हो, यंग लेडी हैं तो इतना वजन होगा, या 60 किलो होगा, थोड़े हेल्दी होंगे तो 60-65 किलो होगा। तो इतना वजन का लेकर ऐसी गौशाला में जहाँ पर 200-300 गौएँ हों, जहाँ पर सैकड़ों गौएँ हों, तो इनके टुकड़े करवा कर लगभग सैकड़ों गौओं के आगे जो उनके वो बने होते हैं वहाँ पे थोड़ा थोड़ा जैसे जैसे गौएँ चाटेंगी वैसे वैसे रिलीफ मिल सकता है। इसके अलावा रोज़ रात को सिर के पास जल रखाओ, सुबह सारी रात सिर के पास जल रहे और प्रार्थना की जाए कि जो शारीरिक कष्ट हैं वो इस जल में समाहित हो जाए। सुबह वो जल पौधों में डाल दिया जाए, लेकिन तुलसी में नहीं। तो ये भी बहुत अच्छा उपाय है। किसी को टेंशन हो, मानसिक परेशानी हो, आप ये उपाय, मैं बोलता हूँ आप ये उपाय बताइए कि रोज़ रात को सिर के पास जल रखें, सुबह पौधों में डालें, लेकिन तुलसी में नहीं डालना, रोज़ करें। 20 दिन बाद आप रिपोर्ट ले लीजिए, उनकी मानसिक टेंशन किसी भी प्रकार की होगी कम हो जाएगी कुछ ना कुछ। हाँ, रोज़ रात को सोते समय जल देवता को ज़रूर ये कि जितनी भी मेरी मानसिक टेंशन्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, कुछ है, वो इस जल देवता में समाहित हो जाए, क्योंकि जल हर चीज़ को अपने आप में ले लेता है। ठीक है, तो जल में समाहित हो जाए और वो जल जो है पौधों में डालें, क्योंकि पौधे हरे भरे होते हैं ना, हरा भरा देखकर हमें अच्छा लगता है, तो वो पौधे हरे भरे हो जाएंगे। हाँ, तुलसी में नहीं डालना, क्योंकि तुलसी को तो हम पूजते हैं। तो इसलिए ऐसे उपाय जो हैं ये किए जा सकते हैं। तो यहाँ पर आप साफ देख सकते हैं किस प्रकार से चार्ट क्या अपनी स्थिति दर्शा रहा है, किस तरह से मेष लगन की कुंडली है, शुक्र शनि, और यहाँ पे इनका चंद्र भी आप देख सकते हैं। हालांकि हम इस तरह से चलो एक देख सकते हैं, मंगल वक्री है, शनि वक्री है, ये जन्म के समय वक्री हैं, मतलब कि ये जन्म के समय वक्री हैं, उसके बाद तो मार्गी हो गए। तो यहाँ पर इसलिए जो है हम भावों की अहमियत को ज़्यादा मानते हैं, क्योंकि इनसे हमें ज़्यादा सटीक पता चलता है। शुक्र शनि शुक्र, अगर उससे पहले केतु भी है तो केतु भी तो कुछ अच्छे भाव नहीं दर्शा रहा। और वैसे भी इनके चार्ट में देखा जाए तो दशा स्वामी देखकर, अंतरदशा स्वामी, प्रत्यंतरदशा स्वामी देखकर हम कह सकते हैं, यदि पूरी तरह से स्क्रिप्ट बनाएं। पूरी तरह से स्क्रिप्ट कैसे बनेगी? शनि शनि चंद्र, शनि पार्शली टेनेंटेड है क्योंकि अन्य ग्रहों का भी बना है। शनि अपने ही नक्षत्र में रीनफोर्स है 7-10-11 7-10-11, तो लगन से संबंधित तो ये अच्छे भाव नहीं हुए। मतलब अगर कोई सीरियस कंडीशन आती है तो ये इनकी सीरियस कंडीशन आई जो मार्च में पता चली, अब वो कहाँ तक जा रही है। शनि शनि चंद्र, और चंद्र आगे क्योंकि पार्शली टेनेंटेड भी है 3-6, तो पूरी स्क्रिप्ट हमारी बनी शनि शनि चंद्र बुध, तीसरा भाव घर से बाहर भी हैं, और छठा भाव रोग।
और शुक्र क्या था, हमने देखा था वो अनटेनेंटेड था। और शुक्र के जो भाव हैं वो भी हमने लिखे, और अनटेनेंटेड हुआ तो यहाँ ब्रैकेट में हम अनटेनेंटेड होकर किन किन भावों को दर्शा रहा है, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो अभी घर से बाहर हैं तो तीसरा भी एक्टिव हो रहा है। चौथा जो है इलाज नहीं लग रहा है, इसलिए वो अलग अलग हॉस्पिटल में हो रही है। आठवां भाव रुकावट भी आ रहा है। नौवां, दसवां। नौवां चलो पॉजिटिव भी एक्टिव है, लेकिन दसवां भी है। तो नेगेटिव भाव ज़्यादा एक्टिव दिखाई दे रहे हैं, पॉजिटिव कम दिखाई दे रहे हैं। शनि अष्टम भाव से युति दृष्टि पंचम भाव पर दे रहा है, इसलिए यहाँ पांचवां भाव भी जुड़ा है, इसलिए वो इलाज की तरफ भी प्रयासरत हैं और हम चाहते हैं कि वो ठीक हो जाएं। इसलिए उनको उपाय भी बताए गए हैं जो आपको मैंने अभी बताए। तो अब आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से चार्ट की हमें स्थिति पता चल रही है। अच्छे से आपको पता चल रहा है ना? किसी का कोई प्रश्न हो, राम जी, नीरज जी, सोनी जी, शिंदे सर, कोई प्रश्न हो? सर इसमें जैसे वीनस की दशा में 2, 7, 11 जैसे आ रहे हैं तो मारक बाधक दोनों भाव आ रहे हैं, बिल्कुल तो इसमें अपन ये भी सोच सकते हैं कि इनकी आयु पे बाधा आ सकती है। बिल्कुल। मृत्यु तुल्य कष्ट तो वो हाँ। मृत्यु तुल्य कष्ट तो देखिए वो पिछले ये 2 महीनों से वो कर ही रहे हैं। बहुत ज़्यादा हम्म। भी उनकी हालत ख़राब हुई थी, उनकी इसमें 1-2 सर्जरी भी हुई हैं। हम्म। तो यहाँ पर दिक्कत आप साफ तौर पर देख सकते हैं। क्लियर है सभी को? हाँ जी सर। तो इसलिए मैंने ये उदाहरण भी आपको, क्योंकि उदाहरण तो देखो आते रहते हैं, और भी बहुत से ऐसे उदाहरण हैं जो ऐसे केसेस आए हैं या लॉन्गिविटी से संबंधित केसेस आए हैं जिनको हमने देखा है। तो किसी और का कोई प्रश्न हो? क्योंकि अभी हम दूसरे भाव की तरफ बढ़ेंगे। सर अगर प्रथम जो लग्न भाव रहता है वो तो समझा आयु के बारे में ही बताता है, इसके अलावा वो क्या क्या डायरेक्शन दे सकता है? मतलब जैसे कि वो आदमी कैसा रहेगा, उसका लग्न के हिसाब से वो भी हम जान सकते हैं ना उसके हिसाब से, मुझे देखिए, आयु के अलावा। हाँ देखिए, मैंने जैसे आपको बताया था कि लगन के ऊपर दृष्टि देने वाले ग्रह, लगन में स्थित ग्रह किस तरह के हैं, राजसिक हैं, तामसिक हैं, सात्विक हैं, किस प्रकार से हैं, उनसे भी हमें स्थिति का पता चलता है। लगन के जो को रूलर्स हैं उनसे भी, और इसके अलावा अब जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं लगन में राहु स्थित है, तो ऐसा हो सकता है कि इनके साथ यदि कोई, खैर ये तो देखिए हेल्थ से रिलेटेड बहुत उस इशू में चल रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर जिनके लगन में राहु हो तो उनसे यदि मान लो किसी बात पर यदि हमारा मतलब बात करने में, जैसे हम कहते हैं कि हो तो सामने कोई टिक नहीं सकता यदि लड़ाई झगड़े के द्वारा या किसी प्रकार से, ठीक है। और इसके अलावा अब लगन के ऊपर तो और किसी की नहीं है। मंगल, शुक्र, शनि, तो शनि थोड़ा ये स्वभाव देता है कि लेजीनेस देता है, थोड़ा धीमा स्वभाव देता है, थोड़ा जेलस से भरा हुआ स्वभाव देता है, ठीक है। मंगल थोड़ा क्रामक भी देता है, शुक्र थोड़ा सौम्य, तो मतलब ये दोनों
कभी उस तरह से, कभी अच्छे के साथ अच्छे, बुरे के साथ बुरे। ठीक है, मतलब इस तरह की नेचर होना कि किसी की सुनकर चुप ना कर जाना, उसको सुना भी देना, लाइक, क्योंकि लगन में राहु है इसलिए तो ऐसी स्थिति भी इसमें जो है हम समझ सकते हैं। बाकी जैसे मैंने बताया लगन का उपनक्षत्र स्वामी जिन जिन भावों का कार्येश हो उनसे संबंधित भी। राहु का तो कोई राशि नहीं रहती, उस तो वो किसका पहले फल देता है, मतलब दृष्टि उस पर दृष्टि डालने वाले का, युति वाले का, देखिए या जिस। जैसे यहाँ पे राहु का ये PACT है, केतु का ये PACT है, प्लेसमेंट एस्पेक्ट कंजंक्शन टेकिंग राशि लॉर्ड। दृष्टि और कंजंक्शन, दृष्टि जो जिनकी पड़ रही है सबसे पहले उसका वो प्रभाव देते हैं, कंजंक्शन उसके बाद जो है अपना जिस राशि में होते हैं उसके अनुसार। हालांकि राहु केतु हम पैक्ट सिस्टम जो मैंने आपको बताया था, ठीक है, तो एस्पेक्ट और कंजंक्शन को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मानते हैं। कोई और प्रश्न किसी का? सर अगर लगन का उपनक्षत्र स्वामी नेगेटिव भाव दिखाए तो क्या उपाय करते रहने चाहिए? देखिए एक चीज़ ध्यान रखिएगा, हम कहते हैं कि लगन का उपनक्षत्र स्वामी यदि नेगेटिव भाव दर्शा रहा है तो अगर वो सेहत से संबंधित दिक्कत दर्शा रहा है, 1, 6, 12, तो 1, 6, 12 भावों के कार्येश ग्रहों की दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा में मतलब कि यदि लगन का उपनक्षत्र स्वामी अब शनि है, अब शनि यहाँ पर देखा जाए 7, 10, 11 और युति दृष्टि के द्वारा 5वां भाव, इनका तो चलो कार्येश हुआ, चौथे से कनेक्टेड भी हुआ, और शनि पार्शली टेनेंटेड है, शनि शनि चंद्र चंद्र आगे 3, 6, तो 3, 6 से भी कनेक्टेड हुआ। तो यानी कि लगन का उपनक्षत्र जो है वो रोग को भी दर्शा रहा है। तो जब ऐसी स्थिति में हमें नेगेटिव भाव दिखाई देते हैं तो हमें जो है उपाय जो है लगन से संबंधित हम कर सकते हैं। जो लगन का स्वामी है उसके यंत्र के आगे हम धूप दीप कर सकते हैं, या उनके मंत्र को हम 9 बार, 18 बार, 27 बार या 108 बार जप कर सकते हैं, वैदिक मंत्र हो या जो भी मंत्र आपको लगता है सही उसको हम कर सकते हैं, तो लगन लॉर्ड के आगे। इसके अलावा लगन का स्वामी मंगल है यहाँ पर, तो मंगलवार को हनुमान जी के आगे जहाँ वहाँ पर हम जैसे गुड़ चने चढ़ा सकते हैं, केले चढ़ा सकते हैं, सिंदूर और जो चमेली का तेल होता है वो चढ़ा सकते हैं, तो ऐसे कर सकते हैं और प्रार्थना कर सकते हैं कि हे प्रभु कृपा दृष्टि बनाए रखो। उपाय के तौर पर तो हम कुछ भी कर सकते हैं, उपाय करने में कोई हर्ज नहीं है। और अभी ये जो हम चार्ट देख रहे हैं इसमें जो अभी ग्रह दिख रहे हैं, तो हर एक जो 9 ग्रह है उसमें सब हर एक ग्रह जो है खाली मंगल जो है वो छोड़ के सभी ग्रह 7वां भाव दिखा रहे हैं। 4था भाव भी आ रहा है, तो 7वां भाव तो कैसे लगभग देखेंगे सभी, मतलब? हालांकि यहाँ पर आप देखेंगे ना 7वें के कार्येश हैं शुक्र शनि चंद्र, यहाँ पर देखिए 3 ही है, शुक्र शनि चंद्र। यहाँ पर इसलिए क्योंकि शुक्र शनि चंद्र जो है लगभग वो सबसे कनेक्ट हो रहे होंगे ना, तो शुक्र शनि चंद्र
क्योंकि जब हम किसी विषय के संबंध में कहते हैं तो उसके मुख्य या सहायक भावों के कार्येश ग्रहों की दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा हम ये लेते हैं। यहाँ तो चलो वो कार्येश उसके हो रहे हैं, वो पता चल रही है। अब सातवां भाव जो है कुछ ना कुछ काम भी करते होते हो सकते हैं कोई ना कोई। लेकिन शादी के बारे में अगर हम देखेंगे तो अगर जब भी कोई हमको पीरियड निकालना होगा कि इस समय शादी होगी, तो हर ग्रह अगर सभी वही भाव दिखा रहा है तो हर एक ग्रह तो शादी के लिए, तो देखिए, इसमें अभी कैसे मतलब। हाँ हाँ। विवाह लायक उम्र देखेंगे पहले हाँ तो कि ठीक है, विवाह ओके। लायक उम्र क्या है। आज के टाइम में विवाह लायक उम्र 26-23 के बाद। पहले के टाइम में देखते थे 22-23 के बाद। अब पढ़ाई उस तरह से बढ़ गई है तो वो 26-23 तक चले ही जाते हैं। अब कई 28, 29, 30, 31 तक भी चले जाते हैं। तो विवाह लायक उम्र, हम देश काल पात्र, काल और पात्र, पात्र अगर गांव से हैं तो गांव में फिर भी आज जल्दी शादी हो जाती हैं। बड़े शहर के हैं, पढ़ लिख रहे हैं, अच्छा अपना स्टेटस बनाना चाहते हैं, अच्छी नौकरी वगैरह चाहते हैं, तो उसमें फिर उस हिसाब से बहुत से बच्चे हैं वो कहते हैं जी हम पहले कैरियर बनाएंगे, कुछ कैरियर बना लें, कुछ अच्छा पैकेज ले लें किसी कंपनी का, फिर शादी के बारे में सोचेंगे। तो फिर उस हिसाब से हम सोच सकते हैं। तो यानी कि 26वें 27वें या 25वें साल जो महादशा चल रही है, क्या वो शादी के भावों को दर्शा रही है? पहले क्या वो सातवां भाव का उपनक्षत्र प्रॉमिस दे रहा है? अब ये जैसे शादीशुदा है, सप्तम भाव का उपनक्षत्र शनि 7-11 का कार्येश है, उपनक्षत्र पे भी 7, तो शादीशुदा हैं, बच्चे भी हैं। पंचम भाव का उपनक्षत्र गुरु जो है, तो गुरु 11वां भाव उपनक्षत्र पे दूसरा भाव भी दे रहा है, 2-5-11 में 2-11 का कार्येश है, तो बच्चे भी हैं। तो यदि सप्तम भाव का उपनक्षत्र शनि प्रॉमिस दे रहा है तो 2-7-11 भावों के कार्येश ग्रहों की दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा में शादी होगी। अब ये 1986 बॉर्न है, तो 1986 बॉर्न है, तो इनकी यदि देखा जाए 1986, अभी 37 साल की हैं, तो शुक्र की महादशा में ही शादी हुई होगी, क्योंकि 2009 के बाद लगभग शुक्र की, क्योंकि यदि 2009 माइनस 1986 करें तो 23 साल हो सकता है, 23 साल की उम्र में पढ़ रहे हो जब केतु की दशा, शुक्र की दशा, शुक्र की महादशा, शुक्र 2-7-11 का कार्येश है, शुक्र अनटेनेंटेड है, अनटेनेंटेड होकर दूसरे का भी तीसरे, चौथे, 8वें, 9वें, 10वें, तो अनटेनेंटेड होकर दूसरे भाव का भी उपनक्षत्र बन रहा है, तो 2-7-11 तो वैसे ही कार्येश है, तो शुक्र की महादशा में ही शादी हुई होगी। अब शुक्र की महादशा में जो अंतरदशा स्वामी उस उनमें हुई होगी, शुक्र में भी हो सकती है, क्योंकि शुक्र 2-7-11 तीनों का कार्येश है। सूर्य में 2 और उपनक्षत्र पे 7वां भाव, इसमें भी हो सकती है। चंद्र में मुश्किल लग रहा है क्योंकि उपनक्षत्र पे जो है 3 और 6 हैं। तो जो हमें पॉजिटिव लगेगा उसको हम पिक करते जाएंगे इस हिसाब से। वो तो खैर आगे जब हम 7वां भाव करेंगे, 7वें भाव से संबंधित जो है विवाह के केसेस करेंगे तो हमें पता चलेगा। तो अभी जैसे हमने आगे, मैंने फिर उसके बाद दूसरा भाव, अब देखिए यहाँ पर हम भली भांति जानते हैं कालपुरुष कुंडली में दूसरे भाव में शुक्र की वृषभ राशि आती है जिसका स्वामी शुक्र है। दूसरा भाव धन का है, मूवेबल प्रॉपर्टी का है, गहनों का है। दूसरा भाव हमारे मुख का है,
हमारे बात बात करने की और हमारे खाने पीने के जो शौक़ हैं उस हिसाब से। दूसरा भाव आँख का भी है, परिवार का भी है, दूसरी शादी का भी है, वाणी का भी है। तो इसके अलावा दूसरा भाव बैंक बैलेंस, बॉन्ड्स, हीरे जवाहरात, क्योंकि ये मूवेबल प्रॉपर्टी होगी ना। तो यहाँ पर दूसरा भाव हमारे मुख्य का है, पंचम भाव जो है कला का है। तो 2, 5, 11 या 2, 5, 7, 11 या 2, 5 या वायु तत्व की राशि जुड़े तो इस कोई ना कोई कला में वो हो सकती है। अब यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की मधुर बांसुरी, तो नक्षत्र रोहिणी वृषभ राशि में वायु तत्व की राशि से संबंध। दूसरा भाव धन को दर्शाता है। तो दूसरे भाव का उपनक्षत्र स्वामी जिन जिन भावों के साथ जुड़े उसके संबंध में बताया गया है कि दूसरे भाव का उपनक्षत्र स्वामी लगन से जुड़े तो अपनी हिम्मत शक्ति से धन कमाने वाला, क्योंकि लगन क्या है, जातक शरीर, दूसरा भाव क्या है, धन। दूसरे भाव का उपनक्षत्र स्वामी यदि दूसरे भाव से जुड़े, परिवार से प्रेम, अच्छा खान पान, अच्छी स्थिति। इसी प्रकार से तीसरे भाव से जुड़े, तीसरा भाव क्या है, छोटे भाई बहनों का, पराक्रम का। तीसरा भाव छोटी यात्राओं का, तीसरा भाव मीडिया का, तीसरा भाव पब्लिकेशन का, तीसरा भाव एडवर्टाइजमेंट का, उनसे जुड़े हुए कार्य। तीसरा भाव एजेंसीज का। तो धन ऐसे कार्यों से मिल सकता है। दूसरे भाव का उपनक्षत्र स्वामी 1, 2, 3, 6, 10, 11 ये भाव जो हैं, पहला लगन हमारी हिम्मत शक्ति, दूसरा धन, तीसरा हमारे जो है हमारी ताकत, छठा हमारी प्राप्ति, दशम हमारा कर्म, हमारा प्रोफेशन, 11वां हमारा लाभ। तो ये इम्प्रूविंग हाउस है 1, 2, 3, 6, 10, 11। तो दूसरे भाव का उपनक्षत्र इन्हीं भावों में स्थित ग्रहों के नक्षत्र में हो या अत्यधिक, यानी कि जो हम हर ग्रह के नक्षत्र को देखते हैं तो यदि वे नक्षत्र स्वामी इन भावों के अच्छे वो हों तो ऐसा जातक जो है धन वगैरह कमाता है, अच्छा उसमें करता है। इसके अलावा दूसरे भाव का उपनक्षत्र चौथे भाव से जुड़े। चौथा भाव माता का, घर का, वाहन का, उनको खरीदना। यदि 12वां साथ में जुड़ेगा, 11वां और 12वां साथ में जुड़ेगा, 11वां इच्छा पूर्ति, 12वां खर्च करना उनके ऊपर, यानी घर वाहन आदि पर खर्च करना, माता पर खर्च करना। या दूसरे भाव का उपनक्षत्र यदि 4, 6, 11 तो उनसे प्राप्तियां भी हम समझ सकते हैं। चौथा भाव शिक्षा का भी होता है। इसी प्रकार दूसरे भाव का उपनक्षत्र 5वें भाव से जुड़े, कला, संगीत, नाटक, मनोरंजन, इनसे, संतान से, जुआ, सट्टा भी जो है पंचम भाव से देखा जाता है। दूसरे भाव का उपनक्षत्र 5, 8, 12। तो 5, 8, 12 शेयर मार्केट, जुए, सट्टे आदि से तो चलो हम कह सकते हैं हो सकती है प्राप्ति, लेकिन 5, 8, 12 नुकसान के भाव भी होते हैं। दूसरे भाव का उपनक्षत्र छठे भाव से जुड़े तो छठा भाव जो है धन प्राप्ति का, चुनाव में जीत का, पालतू जानवरों का होता है छठा भाव, पशुओं का होता है पशुधन, तो उनसे धन वगैरह प्राप्ति होना। बहुत से लोग जो पैट्स का कार्य करते हैं या जो पशुधन से जुड़ा हुआ कार्य करते हैं, क्योंकि दूसरा भाव धन का है। अब इसका उपनक्षत्र स्वामी जिन जिन भावों से जुड़ेगा उनसे संबंधित हम कार्य सामने वाले को सजेस्ट कर सकते हैं।
उनसे संबंधित बातें हम सामने वाले को सजेस्ट कर सकते हैं। दूसरे भाव का उपनक्षत्र सातवें भाव का कार्यशोभ, प्रतियोगिता में, चुनाव में, इन सब में फायदा होना। आठवें का कार्यशोभ, आठवां क्या है? अनअर्न्ड इनकम, इंश्योरेंस से, बीमा से, दहेज से, रिश्वत से जो पैसा मिलना, अनअर्न्ड इनकम, आठवां भाव। नवम भाव से जुड़े तो धार्मिक क्रियाकलापों से, लंबी दूरी की यात्रा से, टूर्स एंड ट्रेवल्स। तीसरा और नवम भाव टूर्स एंड ट्रेवल्स, जैसे हम देखते हैं ना कई लोगों का टूर्स एंड ट्रेवल्स का काम होता है, एयर टिकटिंग का काम होता है, रिजर्वेशन का काम होता है, ऐसी एजेंसीज ली होती हैं उन्होंने। धार्मिक क्रियाकलाप यानी कि भागवत कथा करने वाले भी अच्छे पैसे प्राप्त करते हैं, अनुष्ठान करने वाले, हवन करने वाले, बहुत से ऐसे हैं कि जिन्होंने एक तरह से इनके कि इस यदि हम अनुष्ठान को कराते हैं तो इतना इसमें ये जो है सामान लगेगा, इतना खर्चा होगा, इस प्रकार से यदि कहीं हवन करने जाते हैं तो यथासंभव तो एक तरह से धार्मिक क्रियाकलापों से धन की प्राप्ति होना। अब कईयों का जो है इनसे ही जुड़ा हुआ कार्य होता है। अष्टम भाव आयु मृत्यु का है, तो दूसरे भाव का उपनक्षत्र अष्टम भाव तो अंतिम क्रिया से जुड़े हुए लोगों के जो कार्य होते हैं ये भी हम जानते हैं, और होता भी वो उन्हीं स्थानों के पास है। दूसरे भाव का उपनक्षत्र दशम का कार्यशो, सरकार से प्राप्ति, नोबल पुरस्कार, यश, धन, कर्म से, कंपनी से, प्रोफेशन से, बिजनेस। 7 और 10 जुड़ जाएं, व्यापारी। दूसरे भाव का उपनक्षत्र 11वें भाव से जुड़े। 11वां भाव क्या है? लाभ, बड़े भाई बहन, मित्र, तो इनसे फायदा ले सकते हैं, मदद ले सकते हैं, प्राप्ति ले सकते हैं। दूसरे भाव का उपनक्षत्र 12वें भाव से जुड़े तो विदेशों से, जेल, अस्पताल आदि से भी। जेल अस्पताल में बहुत से लोगों की कैंटीन्स होती हैं, बहुत से लोग अपना मटेरियल वहाँ सप्लाई करते हैं, साफ सफाई से जुड़ा हुआ कैंटीन होती हैं, केमिस्ट्स होते हैं, ये आप भली भांति जानते हैं। प्रैक्टिकल लेवल पर जिस भाव से संबंधित जो विषय वस्तु हम सोच सकते हैं उस भाव से संबंधित काम भी हम उससे धन प्राप्त कर सकते हैं। अब दूसरे भाव का उपनक्षत्र चौथे भाव का कार्यशो, हम भली भांति जानते हैं चौथा भाव क्या है? जल संसाधन भी है। तो जो लोग मिनरल वाटर का काम करते हैं, चौथा भाव माता का भी है। चौथा भाव जो है घर, भूमि, वाहन, तो भूमि तो खेती बाड़ी से जुड़े हुए जो लोग कार्य करते हैं। जल है, शरबत से जुड़े हुए कार्य। तो इन बातों को सोचते हुए, हम सोच का दायरा बढ़ाते हुए, हम कई बातों को तो बिना कोई किताब पुस्तक पढ़े भी हम यदि हम अच्छे से जानते हैं तो बता सकते हैं। दूसरा भाव वाक स्थान भी कहलाता है। यदि द्वितीय भाव में मुख्य राशियां कर्क, वृश्चिक, मीन हो, तो कर्क, वृश्चिक, मीन क्या है? जल तत्व की राशियां हैं। अब जल तत्व में मछलियां जो हैं वो वाइब्रेशंस देती हैं, उनकी वाइब्रेशंस होती हैं, साउंड होती है, आवाज़ तो नहीं होती ना। आवाज़ होती है तो एक तरह से वो साउंड, जीव जो होते हैं, समुद्री जीव, वो पानी के अंदर एक तरह से वो जो जिनको हम तरंग बोलते हैं, तरंगों के द्वारा अपनी सूचना दूर दूर तक। तो इसलिए जो बच्चे बोल नहीं पाते, सुन नहीं पाते, द्वितीय भाव का उपनक्षत्र स्वामी मूक राशियों में कर्क, वृश्चिक, मीन में हो सकता है, तो
गूंगा हो सकता है या बोलने में दिक्कत, शनि हो, अटक अटक कर बोलना, केतु हो, अब यहाँ पर सूर्य हो, सच, भारी, प्रभावित करने वाला, चंद्र हो, तेज बात करने वाला, बचकानापन। तो इन बातों को भी अभी आप जैसे पूछ रहे थे जातक के बारे में, तो ये भी तो पॉइंट्स हैं। मंगल हो, उत्तेजना भरी वार्ता, गुस्से से भरी, रौबीली, जिद्दी, खाना पीना तीखा पसंद। बुध हो, अच्छा वक्ता, दोहरी बातें, नेता लोग दोहरी बातें बहुत अच्छी तरह करनी जानते हैं। कई बड़े अच्छे डिप्लोमेट होते हैं, गुप्तचर, संदेशवाहक, कभी कभी उबाऊ बातें करने वाले भी होते हैं। नेता लोगों को जब बहुत ज़्यादा स्पीचें हम सुनकर थोड़े बोर हो जाते हैं, या चाहे वो ना हो तो कई बार अच्छे अच्छे प्रोफेसर या टीचर्स का भी सुनकर बोर हो जाते हैं। खान पान विभिन्न प्रकार का हो सकता है, क्यों? क्योंकि बुध द्विस्वभावी ग्रह है। दोहरी बातें, कभी कुछ कभी कुछ, कल ये बोल दिया था, आज ये बोल दिया, तो यानी लगन के ऊपर या लगन पर दृष्टि देता होगा बुध, या फिर दूसरे भाव का उपनक्षत्र स्वामी होगा बुध। गुरु हो, सत्य आध्यात्मिक बातें करने वाला, कुछ अभिमान से बातें करने वाला, क्योंकि गुरु का प्रभाव भी वैसा ही है। शुक्र हो, खुशनुमा बातें करने वाला, खान पान, व्यसन, मीठा आदि का शौक, जैसे हम फिल्म इंडस्ट्री में देखते हैं। शनि हो, धीरे धीरे बातें करने वाला, शनै शनै, शब्दों को तोलकर बात करने वाला। और खान पान जो होगा ठंडा स्वादहीन। शुक्र शनि ये थोड़ा ठंडा खाना, शुक्र हो आइसक्रीम मीठा, शनि हो तो थोड़ा स्वादहीन। राहु हो कई भाषाओं को जानने वाला या फिर विदेशी भाषा को जानने वाला, वो कोई भी भाषा हो सकती है, जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ इंग्लिश ही हो। नॉर्थ इंडियन का साउथ इंडिया में जाकर कुछ वर्ष रहा है तो वो अच्छी तरह से साउथ की भाषा सीख आया। साउथ का जो है पंजाब में आकर पंजाब की भाषा सीख गया। दिल्ली का यूपी बिहार जाकर वहाँ की भोजपुरी सीख आया। तो वो ये भी कला ही है ना एक तरह की, बहुत जल्दी जो सीख जाए। तो दूसरे भाव पर यदि शनि राहु केतु मंगल ग्रहों का प्रभाव हो, जातक तीखा, मांसाहारी या व्यसन, तो ये अलग अलग प्रकार की स्थितियां आज के दौर में हो सकती हैं। विदेशों में तो अगर विदेश चले जाएं तो सुनने में आता है कई कंट्रीज ऐसी है, वहाँ पे आप यदि आपको अच्छे से नहीं पता, बहुत से लोग ऐसा कहते हैं भी पहली बार गए और वहाँ जाकर उन्होंने वेज खाना मांगा तो उन्होंने नॉन वेज के साथ ना बहुत सारी वेजिटेबल्स डालकर दे दी, उनके हिसाब से ये वेज है। 100% वेज बहुत सी कंट्रियों में मिलता ही नहीं है। तो बहुत से भारतीय जो बाहर रहने जाते हैं दुबई या और कई जगह, तो उनको फिर अपना स्वयं बनाना पड़ता है बाहर से उनको। खैर अब तो चलो भारतीयों ने बहुत से, हमारे हिंदुस्तानी लोगों ने बहुत से रेस्टोरेंट या साउथ के लोगों ने या बॉम्बे जो जैसे पाव भाजी और बड़ा ऐसे कई स्टोर्स खोले हैं तो मिलता है, लेकिन बहुत से क्षेत्रों में अभी भी पहुंच से दूर है ना। आप समझ सकते होंगे जो मैं कहना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पर ये कुछ नियम दिए हैं। दूसरे भाव का उपनक्षत्र स्वामी 2, 6, 10, 11 का कार्येश हो, अच्छा पैसा होगा। प्रश्न कुंडली में ऐसे प्रश्न आ जाएं तो दूसरे भाव का उपनक्षत्र स्वामी इस तरह की स्थितियाँ दर्शाए तो क्या क्या हो सकता है। दूसरी शादी का संबंध भी हम दूसरे भाव से भी देखते हैं, नवम भाव से भी देखते हैं। धन की स्थिति किस प्रकार होगी तो वो जैसे बताया है 2, 6, 10, 11 से जुड़ेगी अच्छी होगी, 5, 8, 12 से जुड़ेगी तो अच्छी नहीं होगी। दूसरा भाव परिवार, संतान, किसी का संतान ना हो रही हो, गोद लेने का इच्छुक हो, तलाक के बाद दूसरी शादी, दूसरे भाव का उपनक्षत्र स्वामी
हालांकि तलाक के लिए तो तलाक के बाद दूसरी शादी के लिए नियम तो पहले सप्तम भाव के उपनक्षत्र को देखते हैं, क्या वो द्विस्वभावी ग्रह है, क्या वो दूसरी शादी का प्रॉमिस दे रहा है, यदि दे रहा है तो दूसरी शादी अवश्य होगी। तो ऐसे में दूसरे या नवम भाव का उपनक्षत्र स्वामी 2, 9, 11 में से किसी का या अधिकतर का, या 2, 7, 9, 11 में से किसी का या अधिकतर का कार्येश हो तो दूसरी शादी अवश्य होगी। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको जो है दूसरे भाव से संबंधित काफ़ी बातों को बताया गया है। आगे की क्लास में हम दूसरे भाव से संबंधित कुछ उदाहरणों को भी लेंगे। बाकी आप ये बताइए कि आपको पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हो रहे हैं, पता चल रहे हैं? क्योंकि मैं इसलिए ग्रुप में भी भेज रहा हूँ, जो समझाना है वहाँ पर उनको इन शॉर्ट आप पढ़कर भी पॉइंट्स को एक बार रिवाइज कर सकते हैं। यदि सिर्फ मैं ऑनलाइन वीडियो में ही सब कुछ दूँ तो आपको किसी लाइन को सुनने के लिए वीडियो को आगे पीछे करके देखना पड़ेगा या शुरू से देखना पड़ेगा। जो लिखित में भेजा है स्क्रॉल बैक करके आप 1 मिनट में देख सकते हैं। इसलिए दोनों तरीकों से मैं भेज रहा हूँ। तो यहाँ तक क्लियर है आप सभी को? हाँ सर। हाँ सर, जैसे हाँ जी सर। तो ठीक है, हम अब नेक्स्ट क्लास में दूसरे भाव से संबंधित उदाहरणों को लेंगे। ठीक है, दूसरी शादी से संबंधित उदाहरण, धन से संबंधित कुछ उदाहरण, तो ऐसे कुछ उदाहरणों को हम लेंगे ताकि हमें उनके विषय में अच्छे से पता चले। तो फिर आज के लिए इतना ही। सर, जय श्री कृष्ण सर, जय श्री कृष्ण। जी सभी को नमस्कार, जय श्री कृष्ण। नमस्कार।